हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आई स्क्वायर पर आपका स्वागत है। तो मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरी राम राम। चलते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास 4 प्रैक्टिस सेट 4। और इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो तीनों प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपने भी प्रैक्टिस किए होंगे और आपको सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की, जिसमें हमने पिछली क्लास में बोला था कि मैं ट्रेन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ट्रेन पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आज मैं आधी क्लास में तो ट्रेन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो, और आधी पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने हैं वो जो रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन का कंसेप्ट समझने से पहले हम समझेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है, क्या होती है रिलेटिव स्पीड? हिंदी में इसको कहते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति किसे कहते हैं? जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन दोनों की स्पीड, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो वही रिलेटिव स्पीड होती है। रिलेटिव स्पीड दो कंडीशन में लगती है। पहली कंडीशन है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और दूसरी कंडीशन है ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में यानी कि एक पार्टिकल है ए है जो s1 स्पीड से मूव कर रहा है और बी उसी सेम डायरेक्शन में s2 स्पीड से मूव कर रहा है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ए पार्टिकल है वो राइट साइड मूव कर रहा है और बी पार्टिकल है वो लेफ्ट साइड, यानी कि ऑपोजिट मूव करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं पार्टिकल, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब कोई दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगी एक जो बड़ी, क्या कहते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से जिसकी कम है वो घट जाएगी, तो वो आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, वो आएगी, दोनों की स्पीड है वो जुड़ जाएगी, s1 प्लस s2, तो वो होगी रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो डिस्टेंस डिस्टेंस ज्ञात करना होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब चलते हैं ट्रेन पे। ट्रेन, तो ट्रेन पे कौन कौन सी कंडीशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और सभी में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला किस में लगता है? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला वहां लगता है जहां दो पार्टिकल मूव कर रहे हो, यानी कि किसी से रिलेट करनी हो स्पीड को, यानी कि ये पार्टिकल के, जैसे कि ये पार्टिकल की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी आ रहा है तो उनकी स्पीड क्या होगी? तो वहां लगेगा रिलेटिव स्पीड का। तो हम ट्रेन पे पढ़ेंगे। ट्रेन का पहला कंसेप्ट होता है, जब ट्रेन है, कोई ट्रेन, मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ट्रेन किसी पोल को, या तो पोल या फिर कोई स्टेशनरी मैन को, यानी कि आदमी को, कोई खड़ा व्यक्ति या पोल को क्रॉस करेगा, यानी कि ट्रेन ने आदमी या पोल को क्रॉस किया तो उसको कितना समय लगा? यहाँ फिर आपको दे दिया होगा, उसकी स्पीड दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, तो ट्रेन की लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो जब अपन इसमें से कि इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, टाइम कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी इधर लेंगे? डिस्टेंस जो इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, यानी कि ट्रेन ट्रेन कितनी लंबी है, जितनी ट्रेन लंबी है वही तो डिस्टेंस होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इधर आएगी LT, लेंथ ऑफ ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड, यानी कि आदमी तो खड़ा है तो स्पीड किसकी होगी? ट्रेन की, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये होगा कि जब ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति या पोल और स्टेशनरी मैन
को क्रॉस करे तो टाइम कितना होगा, या फिर टाइम दे रखा होगा, स्पीड दे रखी हो तो डिस्टेंस पूछ लेंगे, या डिस्टेंस टाइम दे रखा हो तो स्पीड पूछ लेंगे। तो वो इसी फॉर्मूले से होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। जब कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को पास करती है, तो यानी कि किसको, प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को, प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये ब्रिज है। ब्रिज है, टनल है, प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसकी लेंथ है वो है एल पी, प्लेटफॉर्म, ट्रेन, कुछ भी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप, लेंथ ऑफ ब्रिज बोल सकते हैं, एल बी, जो भी मान लो, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो अगर ब्रिज को क्रैश, जो ब्रिज है या फिर प्लेटफॉर्म है या फिर क्या कहते हैं टनल है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये कंडीशन 2। तो इसमें क्या होता है कि अपने को टाइम पूछता है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है। डिस्टेंस इसमें क्या होगी, डिस्टेंस इसमें होगी जो टनल की जो लेंथ है और या फिर ब्रिज की लेंथ है या प्लेटफॉर्म की लेंथ है, उसको ट्रेन की लेंथ के साथ जोड़ देंगे। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, एल टी, और प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी एल पी। तो उसमें हम क्या, स्पीड कौन सी आएगी इसमें, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड का भाग दे देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगी कंडीशन 2। अब चलते हैं अगली कंडीशन, कंडीशन नंबर 3। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, इस दिशा में जा रही, और एक और ट्रेन, एक और चलती हुई ट्रेन को पार कर रही, यहाँ फिर मूविंग कोई भी जैसे अलग पार्टिकल है, कोई आदमी को या फिर किसी भी को, जो दोनों मूव कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेन किसी अनोदर ट्रेन को पार करे तो कितना समय लगेगा, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसमें अनोदर ट्रेन के लिए क्या होगा, तो अपन देखेंगे पहले तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस, लेंथ t1, एक ट्रेन की लेंथ, और लेंथ t2, दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ जाएगी, और उसमें भाग देंगे रिलेटिव स्पीड का। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो जाएगा s1 प्लस s2, और सेम डायरेक्शन में है तो हम देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में होगा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली घट जाएगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो ये होगा सेम डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन, दूसरी ट्रेन अपने सामने से आ रही है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की इसमें भी लेंथ है जो जुड़ जाएगी, t1 प्लस लेंथ t2, और उसमें भाग देंगे स्पीड, रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो s1 प्लस s2 हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड। तो 2 कंडीशन तो ये हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली कंडीशन, कंडीशन नंबर 4। 4 नंबर कंडीशन क्या होती है कि जब कोई ट्रेन है, ये मान लो ट्रेन है, ठीक है, और एक अनोदर मूविंग पार्टिकल जैसे कि कोई आदमी है, वो इस दिशा में जा रहा है या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ट्रेन को कितना समय लगेगा, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यहाँ टाइम दे रखा होगा, स्पीड दे रखी होगी, तो लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, इसमें ट्रेन की लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, उसमें भाग दे देंगे रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड आपको पता है, बता दिया, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जो मूविंग पार्टिकल है उसका और ट्रेन का, दोनों का माइनस या फिर प्लस हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में माइनस और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस, ठीक है। तो एक इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, और एक जो फाइनल लास्ट कंसेप्ट है वो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर कंसेप्ट, कि एक ट्रेन है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन से एक और ट्रेन आ रही है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन से ये ट्रेन आ रही है और इसमें, इस डिब्बे में एक आदमी बैठा है, इस डिब्बे में एक सीट पर क्या बैठा है, आदमी बैठा है। तो उस आदमी को क्रॉस करने में
इस ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा। तो अगर दोनों ट्रेनों का होता तो उनमें से उन दोनों की लेंथ जुड़ जाती है, लेकिन इसमें टाइम निकालने के लिए जो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है तो उसी ट्रेन की लेंथ जुड़ेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन T1, ठीक है, ये ट्रेन T2 है, ये T1 है, तो लेंथ T1 की जोड़ेंगे और रिलेटिव स्पीड इसमें डाल देंगे। दोनों ट्रेन की जो भी स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड, यानी कि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गए होंगे ये 505 कंडीशन। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एक ट्रेन है जो पोल को क्रॉस करती है तो टाइम क्या होगा, फिर एक ट्रेन है वो अनदर मूविंग ट्रेन को क्रॉस करे तो क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो क्या होगा समय, और एक लास्ट है कि एक अनदर ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हैं सारे के सारे, 505 कंडीशन पे 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 करिए। तो करते हैं, एक बिजली को खंबे को पार करने के लिए T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन और अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो ट्रेन की लेंथ ज्ञात करनी है। ट्रेन की लेंथ क्या है LT, और टाइम कितना दे रखा है 18 सेकेंड, और उसमें गुणा हो जाएगा उनकी स्पीड का। स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा हो जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 5 2 बसे 5 7 35 और इनकी 37, यानी कि 375 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 375 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 375 सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 25 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। करिए, ये पुल को पार करने यानी कि ब्रिज या जो भी है। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी होगी तो भी यही लगेगा सेम टू सेम, और टनल की लेंथ दे रखी है, टनल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा तो भी सेम कंसेप्ट लगेगा। अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट नंबर 2, उसमें हमने पढ़ा था कि T इज इक्वल टू समय निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ प्लस उसमें जुड़ जाएगी जो क्रॉस कर रही है, जिस ब्रिज को क्रॉस कर रही है उस ब्रिज की लेंथ, लेंथ ऑफ ब्रिज, वो दोनों को जोड़ के उसमें रिलेटिव स्पीड क्या है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन का भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा समय। तो टाइम इधर क्या दे रखा है टाइम, और अपने को ज्ञात क्या करना है, 25 सेकंड में एक 36 किलोमीटर की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन है, 25 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो 25 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो पहले तो ट्रेन की लेंथ ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को। तो ट्रेन की लेंथ ज्ञात करके फिर इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखेंगे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 25 सेकंड में, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 36 को अगर अपन बदल लेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और 25 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो 18 का 36 दो बार, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 250 मीटर लंबी ट्रेन है। तो 250 मीटर लंबी ट्रेन, तो इधर टाइम कितना होगा, तो टाइम हो जाएगा 250 मीटर इसके, और ये 350 मीटर ये, और क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो उसमें स्पीड, स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की। ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 250 और 350 हो जाएगा 600। तो 36 इधर क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का
गुणा कर देंगे, यानी कि जब 18 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 36 से 18, 18 36 दो बार, और 5 दूनी 10, और 10 से ये एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 60 सेकंड का समय लगेगा ब्रिज को पार करने के लिए एक ट्रेन को जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? करिए। तो करते हैं क्वेश्चन को अपन। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ट्रेन है 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 99। ठीक है, और ट्रेन की लेंथ दे रखी है, और एक सुरंग की लेंथ दे रखी है, टनल की लेंथ दे रखी है। तो वही कंसेप्ट लगेगा, पिछले क्वेश्चन में किया अपन ने, सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो इसमें जो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 565, और लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कि 975, उसमें ट्रेन की स्पीड कितनी है उसका भाग दे देंगे 99 का। ठीक है, तो ये टोटल स्पीड, टोटल लेंथ कितनी हुई, 9 और 5 14, 15 और 1540, यानी कि 1540 लेंथ को 99 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या करना है अपने को, चलने पर अपने मतलब टाइम क्या आएगा, यानी कि इसको मतलब 99 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे तो 5 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 99 यानी कि 9 से ये कितनी बार कटा, 11 बार, और 9 से ये कितनी बार कटा, 2 बार। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी कि 3 बार, फिर एक जीरो लगाएंगे 40, यानी कि 8 बार, 308 बार। ठीक है, 308 में 11 का भाग देंगे 2 बार, 22 जीरो, मतलब 8 बचे 88, 88 में 11 का भाग जाएगा 8 बार, 28 दूनी यानी कि 56 सेकंड का समय लगेगा। 56 सेकंड में वो ट्रेन है वो टनल को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है 250 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की स्पीड पूछा है इसमें, इसने टाइम दे रखा है, और ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ज्ञात कीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन को। 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 250 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है, तो जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 350 और 250 कितनी हो गई, 300 200 500, यानी कि 600। 600 मीटर लेंथ है, 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है, तो आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 600, 20 सेकंड का समय लगता है, 20 का भाग दे देंगे, यानी कि 60 में, यानी कि 60 में 2 का मतलब कितनी बार, 30। 30 आया है, ये मीटर पर सेकंड में आया, किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को अगर अपन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं, सबको पता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। 18/5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे कितनी बार गया, 6 बार, 18 6 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन मूव कर रही है, तो वो ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर लेगी। 108 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर की गति से चलती हुई विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? करिए क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड इसमें लगेगी, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है।
तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेन की लेंथ, मतलब एक ट्रेन है 287 मीटर लंबी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती हैं। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन T1 है उसकी 287, और अपने को ज्ञात किसकी करनी है, T2, लेंथ T2 यानी कि ये ज्ञात करनी है। तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो स्पीड क्या होगी, इसमें रिलेटिव स्पीड होगी, तो रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 80 और 37 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन मीटर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और वो क्रॉस कितने समय में करती है, 18 सेकंड। तो 18 का हो जाएगा गुणा, तो 18 से 18 कट जाएगा। तो ये 117 गुणा 5 करेंगे तो 17 5 85 यानी कि 585। तो 585 ये 287 इधर आके ये हो जाएगा माइनस में 287। तो लेंथ आ जाएगी T2, इसमें से घटा देंगे तो लेंथ आ जाएगी T2। और ये हो जाएगा 5 में 7 यानी कितने बचे, 8। और 8 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 298 इसका आंसर आएगा। 298 मीटर जो ट्रेन दूसरी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसकी लेंथ हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 10:9 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय 4:3 है। तो यदि उनकी लंबाई के बीच का अंतर 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेशियो का क्वेश्चन है, ट्रेन में स्पीड और टाइम देके पूछा है, करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है दो ट्रेन है, वो उनकी जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है। ट्रेन है मान लो एक ए है एक बी है, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 10:9, और उनके द्वारा लिया गया टाइम का रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि लंबाई के बीच का अंतर उनके 156 मीटर है। तो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा टाइम को स्पीड से गुणा करते हैं तो डिस्टेंस आती है। तो डिस्टेंस इधर क्या होगी, 10 का 4 में यानी कि 40, और इधर 3 का 9 में यानी कि 27। अब इसने क्या वो ट्रेन में क्या मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि उनके बीच की लंबाई का डिफरेंस, उनके डिस्टेंस है उसकी लेंथ है उसका डिफरेंस दे रखा है, इधर कितना है 40 में 27 जाएगा यानी कि 13, 13 का डिफरेंस है। और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 156, 156 13 का भाग जाएगा एक बार और 12 बार, 12 बार 13 का भाग देंगे तो 156 आ जाएगा। तो इसने पूछा है तो छोटी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। छोटी ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस का रेशियो क्या है 27, 27 का गुणा 12 में कर देंगे तो छोटी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 12 7 84 यानी 4 यूनिट डिजिट आएगा। 4 यूनिट डिजिट किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 324। पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप। ट्रेन ए एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन बी है खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई की आधी है, तो ट्रेन ए ट्रेन बी की गति के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साथ में दे रखता है एक ट्रेन एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए है एक बी है, उनकी स्पीड मतलब टाइम दे रखा है कि एक ट्रेन है एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, और दूसरी ट्रेन है वो खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी, 1 मिनट और 15 सेकंड का समय लगाती है। तो 1 मिनट 15 सेकंड यानी कि 75 सेकंड, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:3। ये आएगा इनका टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या है S1 और S2 अपने को निकालनी है। तो S1 रेशियो S2 मान लेते हैं। और जो लेंथ है डिस्टेंस है वो इनकी क्या दे रखी है कि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की आधी है, यानी कि इसका रेशियो दे रखा है कि ट्रेन ए अगर 1 है तो उसकी डबल क्या है ट्रेन बी, ट्रेन बी की आधी क्या है 1 है। तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो S1 कितना, S1 गुणा 1 और S2 गुणा S2 गुणा 3 यानी कि S1 अपॉन
3s2 इजिकल्स टू कितना दे रखा है 1/2। तो 1/2 और 3 इधर चला जाएगा तो S1/S2 कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3:2। सातवां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन। अच्छा, अपन ने ट्रेन पे जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब कर लिए। ट्रेन पे कौन कौन से क्वेश्चन थे, जो ट्रेन है कि उनका रेशियो ज्ञात करने वाला रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए, और ट्रेन की रेशियो दे रखा है उससे अपने को लेंथ ज्ञात करनी है तो वो भी हो गया, और दो मूविंग ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो भी हो गया, रिलेटिव स्पीड वाला हो गया, पोल को क्रॉस कर रहे हैं वो हो गया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं वो भी हो गया। तो अब ट्रेन पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। तो एग्जामिनर इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देता है, और हर एग्जाम में यानी कि जितने भी एसएससी के एग्जाम है वो उनमें ट्रेन का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो परसेंटेज बेस पर जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि परसेंटेज बेस पर मैंने कि आधा कार्य इतने समय में किया तो पूरा कार्य कितने में करेगा वो तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दे रखा है ए किसी कार्य का 1/3 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 36 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करिए। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 लगभग कर लिया होगा सबने। तो दे रखा है ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन में करता है। तो 1/3 15 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 दिन में पूरा काम कर देगा। देखो 1/3 अगर कोई व्यक्ति कार्य है जो कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो एक कार्य कितने में 3 का उधर गुणा हो जाएगा 45 में, सही तो है। तो ए है जो 45 दिन में पूरा कार्य करता है, तो बी कितने टाइम में करेगा, बी ने 75% भाग 18 दिनों में करता है। पूरे काम का 75% भाग, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। तो 3 की वैल्यू यानी कि 4 का 75% कितना 18 दिनों में करता है, यानी कि गुणा 6। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, गुणा 6 यानी कि 24 दिन में, 24 डेज में ये पूरा कार्य करेगा। ठीक है, तो सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, सी कितने टाइम में करता है 36 डेज में। तो टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए 36 24 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा 72, 72 ही होता है सबको पता है, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, तो ये तो आ गया 72। अब 45 को फ्रैक्शन करते हैं तो 9 गुणा 5, 9 5 होता है, तो 72 में 9 तो आ गया। अब 5, तो 5 का कर लेंगे गुणा, ना तो 5 इसमें ना 5 इसमें, तो 72 गुणा 5 कितना होता है 360, 360 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 360 हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 45 कितनी बार हो जाएगा, ये 8 बार, कितनी बार 8 बार, 45 से 8 बार 360, और 24 कितनी बार जाएगा, 24 तिया 72, तो 5 तिया 15, तो 15 इसकी एफिशिएंसी आएगी, और 36 यानी कि 10 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 15 10 और 8। ठीक है, इसने क्या कहा है, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अगर बी और सी 8 दिनों करते हैं तो बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होती है 15 10 25, 25 एफिशिएंसी के साथ में 8 दिन कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितना होगा 8 दिनों में, 8 दिनों में कार्य हो जाएगा 25 का 200 में गुणा, 25 का 8 में गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे 200। अगर 360 में से 200 कार्य हो गया तो 160 कार्य पीछे बचा। 160 कार्य को करने के लिए ये कितने टाइम का समय लेगा, मतलब एक कितना समय लेगा। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 8, 8 की एफिशिएंसी के साथ में 160 कार्य करेगा तो उसको 20 दिन का समय लगेगा, 8 दूनी 16 20 डेज, 20 दिनों का समय लगेगा, 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन है, करिए आप।
तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में करता है। यदि दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो सी शेष कार्य का 4 दिनों में पूरा करता है, जो पीछे बचा कार्य है उसको 4 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी सी मिलकर कार्य का 28% कितने समय में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन को करने से पहले देखते हैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। सबको पता है, परसेंटेज में सब पढ़ते हैं। तो दो यानी कि 5 का 40% यानी कि जो कितने में करता है, जो टोटल वर्क 5 है तो उसका 40% 2 होता है, तो 2 कार्य वो कितना 12 दिनों में करता है यानी कि 6 गुना। तो टोटल कार्य कितने टाइम में होगा यानी कि 30 दिन में। कितने दिन में? 5 6 30 दिन में। तो एक किसी कार्य को पूरा करने के लिए 40% कार्य को करने में 12 दिन लगते हैं, तो पूरा कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा उसको? 30 दिन का समय लगेगा। बी है जो 60% कार्य को करने के लिए उसको 15 दिन का समय लगता है यानी कि 5 गुना 5, तो टोटल कार्य करने को उसके लिए कितना लगेगा? 25, यानी कि बी को पूरा कार्य करने के लिए 25 दिन का समय लगता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 150। इनका एलसीएम कितना होगा? 30 25 150 होता है, ये 6 बार ये 5 बार, तो 5 और 6 11 की एफिशिएंसी के साथ में वो 10 दिन काम करता है यानी कि 110 काम हो गया। ठीक है। अब 110 काम होने के बाद में जो पीछे बचता है काम, उसको जो ए है वो कितने टाइम में करता है? 4 दिनों में कर लेता है। तो काम पीछे कितना बचा? 110 हो गया 150 में से, तो पीछे बचा 40, और 40 काम ये कितने टाइम में करता है? 4 दिनों में करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10, यानी कि 10 क्या है? ए की एफिशिएंसी है। अब इसने पूछा क्या है? ए बी और सी मिलकर समान कार्य का 28% कितने समय में पूरा करेंगे? तो ए बी और सी मिलकर 150, टोटल कार्य कितना है? 150, 150 का 28%, 28% कितना होता है? 28% होता है 28/6, 7 का भाग जाए 7/25, यानी कि 7/25 कार्य है वो कितने समय में होगा टोटल एफिशिएंसी के साथ में? तो पूरा इनकी एफिशिएंसी है उनका भाग दे देंगे, तो वो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी? वो हो जाएगी इनकी 10 इसकी है और 11 ये, तो 10 11 कितने हो जाएगी? 21, और 21 से 7 से 21 कितनी बार? 3 बार, और 3 से 150 गया 50, यानी 50 में 25 का भाग जाएगा यानी कि 2 दिन। 2 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा अगर तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सबने कर लिया होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, परसेंटेज से है। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% बढ़ा देता है तो चीनी की कीमत x% कम हो जाती है। तो x क्या है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 42.84% यानी कि 4284% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी? तो 1/7 कितना होता है? 14.28, 14.28% होता है 1/7। तो 3/7 क्या होगा? 42 होगा नहीं होगा? 3/7 की वैल्यू क्या होगी? 42.84%, 3/7 की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो कंसेप्ट है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। प्राइस यानी कि वस्तु का मूल्य, कंजम्पशन यानी खपत, एक्सपेंडिचर खर्चा। अब खर्चा क्या होता है कि जो प्राइस है, किसी प्राइस में आपने कितनी वस्तु खरीदी तो वो क्या हो गया? खर्चा। टोटल यानी कि खपत यानी कि क्या होती? कितनी वस्तु, क्वांटिटी क्या होगी वो इस कंजम्पशन में आ गई, और प्राइस हो गया मूल्य। ठीक है, तो कोई नंबर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दोनों का गुणा करते हैं और क्या है उनका रिजल्ट? क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो ए क्या होगा? जो बी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ए प्रोपोर्शनल टू 1/2 बी, 1/2 बी, 1/बी यानी। ठीक है, तो अगर ए बी कांस्टेंट है तो जो एक ए जितना होगा उसका उल्टा बी होगा। ठीक है, ए में जितना अपन बढ़ाएंगे, ए को जितना बढ़ाएंगे उतना बी क्या होगा? कम होगा। तो अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुणा कंजम्पशन। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 7200, कितना? 7200 रुपये। ठीक है, और
प्राइस है 80 रुपये और 90 किलो का वो क्या करता है खपत, यानी कि कोई वस्तु है वो 90 किलो खरीदता है 80 की प्राइस में, तो कितना हो गया 7200। ठीक है, तो इसमें कितना, अगर 7200 में 20% की जो उसका एक्सपेंडिचर है वो तो रहा समान, लेकिन उसके जो प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि कितना, 20% 1/5 होता है, उसमें वृद्धि यानी कि 6/5 से गुणा करेंगे, तो 6/5 यानी कि 16 गुणा 6 करेंगे तो 96। अगर 96, अगर उसके मूल्य में प्राइस में 20% की वृद्धि होती है तो 80 से कितना हो गया 96, 96 हो गया। ठीक है, तो उसके कंजम्पशन है, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए उसको, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो समान रहे। तो खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया 5:6। 5:6 ये हुआ। तो जो उनका जो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, जो जो प्राइस का रेशियो है वो कंजम्पशन रेशियो का क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि प्राइस का रेशियो कंजम्पशन का रेशियो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे उल्टे, यानी कि 5:6 प्राइस का रेशियो दे रखा है तो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 6:5। तो इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 × 6, 90 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार, यानी कि 15×5 कितना हो गया 75, यानी कि 75 kg अब उसको खरीदना पड़ेगा सामान, जिससे क्या होगा खर्चा समान रहेगा, रेट बढ़ने के बाद भी खर्चा समान रहेगा। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, खपत में कमी आई 90 के रेस्पेक्ट में कितने की कमी आई है 15 की, तो 15 को गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 1500 में 90 का भाग, 1500 में क्या 150 में 9 का, यानी कि 0 से एक जीरो कट गया, 150 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, पीछे कितना बचा 6, और 60 में जाएगा 6 बार, और आपको पता है 6 से बचेगा 6 ही आएगा। तो 16.66 यानी कि 16.66% की कमी होगी किसमें कंजम्पशन में। तो इसी कंसेप्ट इसी मेथड के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नहीं 10। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत 42.84% बढ़ा देता है, तो 42.84% यानी कि 3:7, यानी कि कोई चीनी की खपत बढ़ा देता है तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसमें क्या है, इसने दे रखा है वे, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है कांस्टेंट है, सेम है, तो एक्सपेंडिचर सेम है, तो जो चीनी की जो खपत है यानी कि कंजम्पशन का रेशियो दे रखा है, कंजम्पशन का रेशियो कितना दे रखा है 3:7, यानी कि बढ़ता है, पहले 7 थी 3 बढ़ा देने की 10 हो गया, तो 7:10 हो गया, ये तो हो गया कंजम्पशन। अब उसके प्राइस में कितनी कमी होगी ताकि वह स्थिर रहे, तो प्राइस में कमी कितनी होगी, प्राइस पहले 10 थी उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा 10 से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा है इसने कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो x% कम होता है, तो x% कितना कम हुआ 10 के रेस्पेक्ट में 3 कम हुआ, तो यानी कि 3/10, 1/10 10% होता है, 3/10 कितना हो गया 30%। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, हालांकि इसकी खपत में 18 से 1/3%, 181 नहीं है, 18 से 1/3% की कमी आई है। इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, यानी कि एक्सपेंडिचर में जो क्या हो गया बदलाव हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ उसके बारे में पूछा है, और तेल की कीमत कितनी बढ़ी है खपत कितनी कम हुई है उसके बारे में अपने को दे रखा है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, प्राइस गुणा कंजम्पशन होता है। तो 20% यानी कि 1/5, पहले प्राइस कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 6। ठीक है, और कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या दे रखा है कि इसने कहा 18% की कमी आती है, तो 18% यानी कि कंजम्पशन 18 से 1/3% है, सॉरी 18 से 1/3%, तो 18 से 1/3% परसेंट मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/60, तो 11/60 यानी कि पहले कितना था कंजम्पशन 60 होता था, यानी कि 5, प्राइस पहले कितनी थी 5, कंजम्पशन 60, तो 5 × 60, और अब प्राइस बढ़नी है, बढ़ने के बाद अगर प्राइस 5 या 6 हो गई तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 60 में से 11 कम हो जाएगा, यानी कि 49, यानी कि 49। तो ये रेशियो किसका आ जाएगा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो पहले कितना था 6×5 30 कितना हो गया 300, और अब कितना हो गया 49 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6
54, 4 हो जाएगा, 5 बचा, और 6 चौक 24 यानी कि 29, ये हो गया 294। यानी कि 300 के रेस्पेक्ट में 6 की कमी आई है। तो एक्सपेंडिचर पहले 300 था और उससे कितना कम हो गया, यानी कि 6। यानी कि इंक्रीज वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो जिसमें इंक्रीज लिखा है वो तो इंक्रीज वाले तो एक भी नहीं होंगे। तो इंक्रीज इंक्रीज वाले कोई नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो डिक्रीज वाला, यानी कि डिक्रीज ही हुआ है, 6 का डिक्रीज हुआ है, तो 300 पे 6, यानी कि कितना हो गया, गुणा 100 करेंगे तो 100 से 300 3 बार, 3 से 2, यानी कि 2% क्या हुआ है, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डिक्रीज 2%। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पेट्रोल की कीमत में 28% की बढ़ोतरी हुई, एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपने उपभोग पर लगभग कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। उसने जो प्राइस का दे रखा है कि प्राइस 28% बढ़ती है, तो एक व्यक्ति अपनी व्यय केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको 22% ही बढ़ाना चाहता है, तो उसके जो उपभोग में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, करिए। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या था, पहले 100 था, उसके बाद में बढ़ के कितना हो गया, वो कितना बढ़ाना चाहता है कि 122 तक ही बढ़ाना चाहता है, उससे ज्यादा नहीं। और कंजम्पशन पहले कितना 28 यानी कि 100 था। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि कंजम्पशन है वो 128%, अरे जो प्राइस है वो 128 हो गया, यानी कि 28% बढ़ा, 100 पे 28% कितना हो गया, 128। यानी कि जो प्राइस है 100 से 128 हो जाता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है उसको समान रखना है उसको। अगर वो पहले भी जो एक्स का कंजम्पशन करता था और अब भी एक्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो जो प्राइस है, जो एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि 122 तक ही बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। तो 122 और इसकी जो प्राइस है वो तो बढ़ गई 128, यानी कि कितनी, 6 ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है तो किस में कमी होगी, उसके उपभोग में, कंजम्पशन में कमी करेगा तभी तो उसके बराबर होगा। कंजम्पशन में कितनी कमी करनी चाहिए उसको, यानी कि 6 की कमी करनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, 128 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 6/128। तो आप अगर इसमें 100 का गुणा करके 600/128 करेंगे तो भी हो जाएगा, प्रतिशत में जो भी आएगा तो उससे तो हो ही जाएगा। लेकिन आप एक बार ऐसे सोचो, 12.8 है, इसका 10% कितना, 128 से 10% कितना होता है, 12.8। उसका 5% कितना हो जाएगा, 6.4। तो कितना हो जाए, 6.4। इसमें से 0.4 ही तो घटाना है, तो 0.4 कितना होगा, अगर इसका 0.1 कितना होता है, 0.1 होता है, एक 128, 0.128 होता है, और 0.2 यानी कि 0.3, लगभग 0.3 ही होगा, तो 0.3 कम हो जाएगा, यानी कि ये कितना परसेंट हो गया, 5% तो है ही, उसमें 0.3% और कम हो जाएगा, यानी कि 4.7% समथिंग आएगा। तो 4.7% किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। 888 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या जिससे वह 35 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो वो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो 888 में जोड़ी जाए। तो करते हैं क्वेश्चन को, 888 में 35 का भाग देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें अपन जो जोड़ेंगे तो उसमें 35 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कि 18, 18 8 जो 188 में 35 का कितना, 35 पंजे होता है 175, कितना होता है 175, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 25 बार जाए 175, तो रिमाइंडर आया यानी कि 13। ठीक है, अब 13 में कितनी संख्या जोड़ी जाएगी, 35 हो जाए, तो 13 में अपन कितना जोड़ेंगे, 22, जबकि 35 हो जाए, यानी कि 35 का 35 में भाग जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी अगर इस पूरी संख्या में 22 को जोड़ दिया जाए।
तो 22 को जोड़ेंगे तो 22 कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करिए। और ये क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है 2022 का, 2022 CHSL, ठीक है। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, तो अपने को वैल्यू ज्ञात करनी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बड़ा ही आसान, बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन नंबर 14, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है √2 कोस थीटा, और अपने को ज्ञात करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √2 कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा उधर चला जाएगा तो साइन थीटा, कोस थीटा उधर चला जाएगा तो कोस थीटा माइनस में हो जाएगा, और कोस थीटा कैंसिल मतलब कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 बचा अंदर, √2 माइनस इधर इसके बट्टे में आ जाएगा तो साइन थीटा बटे √2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कोस थीटा। अब √2 माइनस 1 है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √2 प्लस 1, ऊपर नीचे √2 प्लस 1, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो नीचे 1 है और साइन थीटा ऊपर कितना है √2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन माइनस करना पड़ेगा, तो कोस थीटा दे रखा, दोनों साइड साइन को माइनस कर लेते हैं, तो साइन थीटा √2 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यही है। और इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा कॉमन आ गया, √2 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आ गया √2 इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो ज्ञात करना था। तो आंसर क्या है अपना, √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा अपना आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी CHSL का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा बड़ा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। करेंगे इस क्वेश्चन को। साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो इधर क्या दे रखा है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें अपने को करना क्या है कि कोस 18 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो कोस स्क्वायर 18, इसमें थीटा की जगह कितना है 18 डिग्री, कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है √5 माइनस 1/4। तो साइन की वैल्यू है साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा √5 माइनस 1/4, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक में से ये कटेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू क्या आएगी, तो एक इधर मतलब 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16, तो 16 माइनस जो √5 है ये कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इसमें खुलेगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5, क्वेश्चन 5, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और माइनस जो √5 गुणा 1 गुणा 2 यानी कि 2√5, ठीक है, 2√5 ये होगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 16, ये 16 आ जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। तो अब 16 में से ये कट 16 में से 5 प्लस 1 6, 6 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 10, 10 माइनस 2√5 बट्टे 16, ठीक है, यही है। तो अब इधर इधर कितना कोस स्क्वायर 18, कोस स्क्वायर 18 डिग्री अपने को ज्ञात कितना करना है, कोस 18 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कोस 18 कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा तब कितना हो जाएगा, या इधर लिख रहा हूं मैं, रूट लगेगा तब हो जाएगा ये कि अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 ये तो रहेगा, और नीचे 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 आ जाएगा नीचे, यानी कि कौन सा ऑप्शन है 10 माइनस 2√5/4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने
क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 15, जिसमें हमने ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ा, रिलेटिव स्पीड पढ़ा, एक्सपेंडिचर वो प्राइस कंजम्पशन वाला वो सारा का सारा समझा। ठीक है, तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, और आपके पास अभी टाइम है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करें इस बार आखिरी बार, और अच्छे से अच्छे आपको मेहनत करनी है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और आपके सब्सक्रिप्शन से हमको एनर्जी मिलेगी, और अच्छे से और आपके लिए वीडियो बनाएंगे, और अगली क्लास में हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, अपना प्यार दें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।